अकाउंटेबल इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जय कुमार तिवारी साहब, नमस्कार। जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तो बताइए जनाब, क्या अपने बारे में ज़रा दो शब्द बता दीजिए कि आपका क्या बैकग्राउंड है, रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं इस समय? जी। सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें कैसे खोज लिया? हमारा आपका पुराना परिचय नहीं है, तो कैसे आपको हमारे पास तक रीच मिली? एक्चुअली हम एक यूट्यूब पे ये ढूंढ रहे थे कि बायलॉज के बारे में। तो हमको आपका वीडियो दिखाई दिया। तो उस वीडियो दिखाई देने के बाद फिर हमने उसको देखा तो हमें अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो फिर हमने लोगों से पता किया कि ये कौन शख्स हैं, इनका नंबर हमें दीजिए। तो फिर हमने आपका नंबर लिया और आपसे फ़ोन पे बात की। सर, आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपकी हमने लिंक्डइन पर प्रोफ़ाइल देखी है, फ़ेसबुक पर देखी है, यूट्यूब चैनल भी आपका देखा है। लास्ट पोस्टिंग हमारी रही थी एडिशनल सीओ इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश, और स्पेशल सेक्रेटरी एनआरआई, स्पेशल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज। और 2020 में मैंने फिर वीआरएस ले लिया और अब मैं इसी तरह के सामाजिक कार्य करता हूँ और स्टार्टअप को मेंटर करता हूँ। इसके अलावा एक एनजीओ है, उसको मेंटर करता हूँ, डिसेबल्ड फील्ड में काम करता हूँ। उनके एम्प्लॉयमेंट को कैसे बनाया जाए डिसेबल्ड लोगों को, क्योंकि उनके एम्प्लॉयमेंट के बड़े चैलेंजेस हैं, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट देता नहीं है, तो वो काम करता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आपको। हमें अपनी तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने जब हमें ढूँढा तो यहाँ भी आपका वही भाव परिलक्षित हो रहा है कि आप कुछ और करना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को ढूँढ रहे हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है सही बात। हाँ। इसी भावना से आपने हमें ढूँढा हो। इसके लिए आपका धन्यवाद। तो जैसे आपने पूछा मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में सूक्ष्म में बता देता हूँ। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। तो मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, मतलब जो विकास प्राधिकरण वाला विभाग है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। और अपनी सेवा काल में जो हमारे पास जन सामान आते थे, पब्लिक के लोग आते थे अपना काम कराने, कोई नक्शा पास कराने आ रहा है, कोई कंपाउंड कराने आ रहा है, कोई लैंड यूज़ के बारे में जानकारी लेने आ रहा है। तो हमें ये जानकर आश्चर्य होता था कि छोटी-छोटी जानकारी के अभाव में लोग, जो काम सिर्फ़ 10 मिनट का है, विभागों में उसके लिए सही व्यवस्था ना होना, या उस आदमी को, जो पब्लिक का आ रहा है, उसको सही जानकारी ना होना कि किस जगह हमें हिट करना है, कहाँ जाके हमें जल जानकारी मिल जाएगी या ऑनलाइन भी मिल सकती है। ऐसे लोग 10 मिनट के काम के लिए 1-1 महीने चक्कर लगा रहे थे, तो ये टीस मेरे मन में थी, इसको कैसे दूर करें? और अपनी सेवा काल में भी मैंने यही उद्देश्य रखा कि मेरे पास अगर कोई आदमी आता है, तो अगर उसका होने वाला काम है, तो होने की प्रक्रिया में जो समय लगेगा, वो सुनिश्चित है, लगेगा ही। लेकिन आने के बाद उसको अगले 1 घंटे में ये पता लग जाए कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, नहीं हो। ताकि उसका मानसिक रूप से संतोष उसको मिल जाए। और अगर नहीं होने वाला है, तो उसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर लेता हूँ कि इसमें एक्ट में ये प्रावधान है, इसलिए आपका काम नहीं हो जाएगा, एनर्जी को आप वेस्ट ना करें, या कुछ चेंज होके, या कुछ उसमें और मार्जिन ऐसा है, जो मार्जिन नियमों में एडजस्टमेंट करके किया जा सकता है उस सीमा तक जिसमें नियमों को कोई तोड़ा नहीं जा रहा। तो उसको रास्ता बता देते थे, मेरा यही उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य से मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और इसी कड़ी में मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई परिवर्तन भी सरकार से अनुरोध करके, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा के, और आप सभी दर्शकों के माध्यम से मास में अपने विचारों को आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए, कुछ चेंजेस भी कराए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ब्रीफ में वो चेंजेस भी बता दूंगा। ठीक। तो पहले, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो नए बिल्डिंग बायलॉज आए हैं 2025 के उत्तर प्रदेश के, उसके हम लोग सेलिएंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और उसके क्या इफेक्ट होंगे, उसके क्या अभी रूल्स बन गए हैं उसके। हाँ, रूल्स बन गए हैं। ये 5 अगस्त 2025 से शासनादेश निर्गत है और पूरे प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में नए बिल्डिंग बायलॉ 2025 एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल हैं। जी। और जो पुराने बायलॉज थे किसी भी तरह के, उसको जो है नल एंड वॉइड कर दिया गया। बिल्कुल, वो पुराने जो बिल्डिंग बायलॉज थे,
उसमें जो भी संशोधन के साथ भी यथा संशोधित थे, वो सारे अब नल एंड वॉइड हो गए। इस बिल्डिंग बायलॉज 2025 में ही ये लिखा हुआ है कि इसके जारी होते ही पुराने बायलॉज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं रहे। तो बताइए उसके सेलिएंट फीचर्स क्या-क्या हैं नए बायलॉज के? बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा-सा अवसर लूँगा अपनी बात कहने का कि हमारा एक वीडियो है जिसमें मैंने ये कहा था कि ज़मीन आपकी, लैंड यूज़ सरकार का। आखिर क्यों? सरकार ने मास्टर प्लान में कोई लैंड यूज़ निर्धारित कर दिया, आप वहाँ पर कुछ बना नहीं पा रहे हैं हुँ, और सरकार भी तुरंत नहीं बना रही है, आपको ना तो पैसा दे पा रही है, दे रही है, ना एक्वायर कर रही है और आपसे कहती है कि भई ये पार्क है, ये ग्रीन बेल्ट है, रिक्रिएशनल पार्क है, हुँ, एग्रीकल्चर है, आप नहीं करोगे। नहीं करोगे तो और अगल-बगल का जो क्षेत्र है, जो उपयोग उसके अनुकूल है, जिन लोगों की वो ज़मीन है, वहाँ करने दे रहे हो, तो वो बीच का आदमी फँस गया। इसके लिए हमने अभियान चलाया था अपने चैनल में, जिसमें ये टाइटल है जो मैंने अभी बताया, लैंड हमारी और ये लैंड यूज़ सरकार का आखिर क्यों? उसमें भी हमें सफलता मिली है और अब सरकार ने जो बिल्डिंग बायलॉ 2025 है, इसके साथ ही जो ज़ोनिंग रेगुलेशंस का चैप्टर है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके पहले वो नहीं होता था। ज़ोनिंग रेगुलेशन मास्टर प्लान के साथ अलग होता था और मास्टर प्लान सारे शहरों के अलग-अलग थे। तो डिफरेंट ज़ोनल जो ज़ोनिंग रेगुलेशंस थे वो लागू थे। अब पूरे प्रदेश में एक समान ज़ोनिंग रेगुलेशंस लागू हो गए। तो मैं ये क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि ये मैंने किया है। लेकिन हाँ, सागर में एक बूँद जैसा सहयोग मेरा भी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो आप बताइए कि नए जो बायलॉज़ आए हैं, उसमें एक आम आदमी को, एक जनरल पब्लिक की तरफ से क्या-क्या चेंजेज़ हैं, क्या-क्या नए नियम बनाए हैं सरकार ने? देखिए, पहले हम सूक्ष्म में बता देते हैं कि ये जो बिल्डिंग बायलॉ 2025 अब उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में लागू हुए हैं 5 अगस्त 2025 से। इस तरह के बायलॉज मैक्सिमम जनता को लाभ देकर बनाए गए हैं और मैक्सिमम इसमें कवर्ड एरिया, एफएआर और सेटबैक का लाभ मिला हुआ है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी, आवासीय उपयोग के भवनों में भी आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज या मिक्स लैंड यूज की एक्टिविटीज अनबन हो गई हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मुख्य अच्छा, लाभ ये है। तो मेन वो डिपेंड करता है कि आपके घर के सामने कितनी चौड़ी रोड है। हाँ, बिल्कुल कितनी चौड़ी हुँ, रोड है, उसके क्लासिफ़िकेशन है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि कुछ केसेस में 12 मीटर चौड़ी सड़क पे भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं और 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर आपको मिक्स्ड लैंड यूज़ मतलब एक ही मकान में आप कमर्शियल भी बना सकते हैं, दुकानें भी बना सकते हैं, ऑफ़िस भी बना सकते हैं और आवासीय भवन भी बना सकते हैं, उसके मानक हैं और इन दोनों में आपको एक निश्चित धनराशि प्रभाव शुल्क के रूप में प्राधिकरण में जमा करानी पड़ेगी, जबकि पहले ये संभव ही नहीं था। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इसमें देखिए, एक चीज़ ये है कि हमने सड़क की चौड़ाई के अनुसार तो हमने दे दिया कि आप जो है मिक्स्ड लैंड यूज़ बना सकते हैं। लेकिन क्या इससे कंजेशन नहीं बढ़ेगा? कोई पार्किंग की व्यवस्था करी गई है कि हाँ, अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं, तो आपको इतनी पार्किंग छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल, पार्किंग के मानकों में कोई छूट नहीं दी गई है और पार्किंग के मानक थोड़े और प्लस साइड करके किए गए हैं कि रोड पे कोई भी कंजेशन ना होने पाए और रोड पर कंजेशन या गाड़ी खड़ी करना का पूरा प्रतिबंध का ध्यान रखा गया है। कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं खड़ी हो सकती, जो हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या मिक्स्ड लैंड यूज़ के भवन अनुबंध किए जाएँगे। 100% पार्किंग उनको अपनी बिल्डिंग के अंदर ही करनी है, उसके लिए पार्किंग के प्रावधान बढ़ा दिए गए। अच्छा, 100% पार्किंग उनको अपने जो भी एरिया है, उसके अंदर ही करनी। उसके अंदर ही करनी, सड़क पर कोई गाड़ी खड़े करने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं प्रावधान। लेकिन अनुमान देखा ये जाता है कि जैसे लखनऊ में ही आप देखिए, तो जितनी भी रोड हैं उसमें सड़क के किनारे बहुत कंजेशन है। लोग गाड़ी खड़ी करे हुए हैं। तो कोई एनफोर्समेंट के लिए स्पेशल उसमें है? देखिए, रोड पर गाड़ी खड़ी किए हैं लोग, इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जन सामान्य से भी मेरा अनुरोध है कि सरकार ने बहुत सुविधाएँ दी हैं, पार्किंग के लिए व्यवस्था करने के लिए आपको प्रोविज़न्स किए हुए हैं। लेकिन नागरिक होने के नाते देश के भविष्य के लिए आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि उन नियमों का पालन करें और किसी भी दशा में गाड़ी सड़क पर नहीं खड़ी करें, क्योंकि और लोगों का कंजेशन से दिक्कत हो सकती है और बिल्डिंग वाले ने उसके लिए प्रावधान किए गए, फिर क्यों कर रहे हैं? ये नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी है। दूसरा, हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग बायलॉज़ की, तो
किसी भी सड़क पर गाड़ी पार करने का काम नगर निगम को आवंटित है। प्राधिकरण की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग यहाँ बायलॉज की बात कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग एक्ट के अंदर। अच्छा, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है। ये नगर निगम जो है ये एनफोर्समेंट का विंग है। हाँ, उनका जो ट्रैफिक सेल है, हम्म। ट्रैफिक सेल कंट्रोल करता है। तो इसमें जैसे मेन दिक्कत ये होती थी कि नक्शा पास करने में दिक्कत होती थी, आप सबमिट करते थे। तो अब इसमें एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि एक लिमिट तक आप आर्किटेक्ट वेरीफाइड नक्शा आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। देखिए, इसके पहले जो प्रोविजंस थे बिल्डिंग बायलॉज में, उसमें भी कुछ सीमाओं तक नक्शा स्वीकृत कराने से किसी शर्तों के साथ, प्रोविजंस के साथ छूट मिली हुई थी और कुछ सर्टेन क्षेत्रफल तक आवासीय भवनों के लिए छूट मिली हुई थी। अब इसको और बढ़ा दिया गया है, जैसे हम ब्रीफ कर देते हैं। अब जो वर्तमान बायलॉज है, इसमें 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड, सिर्फ वही भूखंड ध्यान रखना है जिनके की लेआउट स्वीकृत है, उनको अब विकास प्राधिकरण में नक्शा जमा करा के, उसकी जो नक्शा पास करने के शुल्क है वो जमा करा के, या वहाँ के जेईई अधिकारियों से उसकी जांच होकर पास होने की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। बस ये प्रोविजन है कि स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक कॉमर्शियल भूखंडों को, जो हमारा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है, उस पर जो एप्लीकेंट है वो खुद ही अपनी सूचनाएं अपलोड कर देगा, किसी आर्किटेक्ट की भी जरूरत नहीं है। और सूचनाएं अपलोड करने के साथ ही सिर्फ ₹1 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा के उसके लिए निर्माण करने की अनुमति का सर्टिफिकेट अपने आप जारी हो जाएगा और उसको डाउनलोड करके आप बिल्डिंग बना सकते हैं। अच्छा। ये हो गई 100 वर्ग मीटर तक के बाद। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे। अब नए बिल्डिंग बायलॉज में जो पहले पुराने में 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन से ही नक्शे जारी होने का प्रावधान था, उसको बढ़ा दिया गया है। अब 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर जिनके लेआउट स्वीकृत है और 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों पर जिनके लेआउट स्वीकृत हैं, उन पर अब आर्किटेक्ट ही ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर अपने नक्शे जमा करेगा, अपलोड करेगा और उसकी स्टडी करेगा कि नियमों के अनुसार, बायलॉज के अनुसार और मास्टर प्लान जोनिंग रेगुलेशंस के नियमों का पालन किया गया है एप्लीकेंट के द्वारा। तो अपना जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि नियमों का पालन किया गया, तो खुद ही अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड कर देगा और उसके सर्टिफिकेट अपलोड करते ही उसमें डिमांड जारी हो जाएगी शुल्क जमा कराने की। डिमांड आप डाउनलोड करके जब एप्लीकेंट पैसा जमा करा देगा, तो आप बिल्डिंग प्लान को या नक्शे को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमें किसी विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं है। 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए और 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंडों के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि पहले कॉमर्शियल भूखंडों के लिए इसमें कोई राहत नहीं थी, ना 100 वर्ग मीटर तक के लिए, ना 300 या 500 वर्ग मीटर तक के लिए। इसमें आपने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया है, लेआउट स्वीकृत। उसका क्या मतलब है, जरा डिटेल में बता दीजिए। लेआउट स्वीकृत का मतलब है बहुत सारे हमारे बिल्डर्स जाने में, अनजाने में या लाभ कमाने के गलत तरीके से इस मंशा से किसी किसान से उन्होंने जमीन खरीदी, अपने घर बैठ के या किसी आर्किटेक्ट से पर्सनल लेवल पे जाके उसका लेआउट बना लिया हम्म। और ना कोई उसमें पार्क छोड़ा, ना कोई सुविधाओं के लिए जगह छोड़ी, ना स्कूल छोड़ा, ना पोस्ट ऑफिस छोड़ा, ना कोई पुलिस स्टेशन छोड़ा। जो मानक है उसके अनुसार कोई प्रोविजन सुविधाओं की नहीं की, प्लॉटिंग कर दी, प्राधिकरण के पास नहीं गई, लेआउट पास नहीं गया। लेआउट का मतलब वो जो आप प्लॉटिंग कर रहे हो उसको तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि प्राधिकरण से वो लेआउट, पूरी प्लॉटिंग का जो नक्शा है जिसका लेआउट सब आपने बताया उसी को लेआउट कहते हैं, वो प्राधिकरण में जमा होगा। मानक पूरे हैं कि नहीं, ग्रीन एरिया सुविधाएं पूरी की गई नहीं, सड़कों की चौड़ाई पूरी की गई है या नहीं एप्लीकेंट के द्वारा, जब वो मानक चेक हो जाएंगे तो फिर वो पास होगा, उसमें शुल्क होते हैं वो जमा कराए जाएंगे और जमीन की जांच से संबंधित डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एनओसी भी आ जाएंगे। जैसे जमीन में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उसके लिए तहसील से एनओसी आता है, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी आती है जनसंख्या कैलकुलेशन के हिसाब से मानक है उसके अनुसार, या कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है उसके बारे में, या कोई अगर ऐसी जमीन है, बहुत बड़ी लैंड है, बीच में सरकार की जमीन आ रही, कोई तालाब आ रहा, पोखर आ रहा, चक्रोड़ आ रहा, तो उसका एक्सचेंज जब तक नहीं हो जाएगा तब तक भी नहीं होगा। और जो बिना नक्शा पास है, बिना लेआउट पास कराए हैं, वो हैं जिनको अवैध कॉलोनी कहते हैं। तो जो आपने पूछा था उसका उत्तर ये है कि जिनके प्राधिकरण में लेआउट जमा होके, सारी एनओसी आके, शुल्क जमा होके, नक्शे पास होके जारी हो गए हैं और रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया है, रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वो डेवलपर
अपने उन लेआउट स्वीकृत के अंदर भूखंडों को बेच सकता, उसके पहले नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह के जो भूखंड हैं लेआउट स्वीकृत वाले, उनके अंदर ये सुविधाएं हैं जो मैंने अभी बताई थी, 100 वर्ग मीटर के लिए और 500 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर कॉमर्शियल के लिए। हाँ, ये मैंने इसलिए क्लेरिफाई किया क्योंकि अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है ना कि जो सोसाइटी जिसको कहते हैं ना हम लोग, जैसे लखनऊ में या बनारस में या कहीं भी सोसाइटी बहुत सारी हैं। अभी एक सोसाइटी तोड़ी गई, अबरार कॉलोनी, ये वो भी इसी तरह की थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो उसको कैसे आप वो करेंगे, उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं सूक्ष्म में 4 चीजें बता देता हूँ आपको, हमारे दर्शकों को। इसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया है, पसंद किया है, देखा है। अगर आपको प्लॉट खरीदना है एंड यूजर के रूप में, तो आपको 4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए जमीन खरीदने से पहले। अच्छा, 4 चीजें। 4 पहला जो नंबर 1 पॉइंट है, वो ये है कि जो जमीन आप खरीदना चाह रहे हैं, उसकी ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए, उसमें ओनरशिप में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं, स्वीकृत लेआउट हो या ना हो, दोनों किसी भी जमीन के टुकड़े के लिए, उस जमीन की एंट्रेंस या पहुंच मार्ग किसी सरकारी मार्ग पर होनी चाहिए। सरकारी मार्ग का मतलब है जो किसी विभाग ने बनाई है वो है, या मास्टर प्लान में हमारे जो जोनिंग रेगुलेशन के अंदर, जो जोनल डेवलपमेंट के अंदर जो जोनल रोड्स होते हैं वो है और मौके पे बन गए हैं, या किसी अन्य विभाग के वो रोड हैं जो भले ही मास्टर प्लान में नहीं है लेकिन अगर चिन्हित कर दिए गए हैं एलडीए द्वारा या संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा, तो उनको सरकारी रोड मानी जाएगी। उन्हीं पर ही नक्शा पास होते हैं। किसी डेवलपर द्वारा बनाई गई प्राइवेट रोड जो जिसका लेआउट अप्रूव नहीं है, कच्ची कॉलोनी जिसको कहते हैं, उसके अंदर भले कितनी अच्छी रोड बनाई, उसको रोड नहीं माना जाता है, उस पर नक्शा पास नहीं होता है। तो पहला, जमीन में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस जमीन का जो एंट्री है वो सरकारी सड़क से होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु है कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसमें क्या बनाना चाहते हैं, आपके निर्माण का उपयोग लैंड यूज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे आप आवासीय भवन बनाना चाह रहे हैं तो उस जमीन का लैंड यूज रेजिडेंशियल होना चाहिए मास्टर प्लान में। कॉमर्शियल बनाना चाह रहे हैं तो कॉमर्शियल होना चाहिए। इंडस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्रियल होना चाहिए। तो आपके 3 पॉइंट हो गए। जमीन में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क होना चाहिए, लैंड यूज परमिट करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, ये सब जगह लागू नहीं है, कहाँ लागू है कहाँ नहीं है मैं अभी स्पष्ट कर देता हूँ। अगर आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं छोटा, जिसमें मकान बनाना है, दुकान बनानी है, कॉमर्शियल, तो अगर लेआउट पास है तो ये आप पे लागू नहीं है। लेआउट पहले से पास है तो इस पॉइंट का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर ऐसी जमीन है जिसका लेआउट पास नहीं है, वो आप लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जमीन जो आप लेना चाह रहे हैं वो किसी अवैध प्लानिंग का, अवैध प्लॉटिंग का, जैसे अभी बात करें जिसका लेआउट पास, अवैध प्लॉटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। भले ही वो पहले के 3 पॉइंट पूरे हो रहे हो, लैंड यूज परमिट कर रहा हो, सरकारी सड़क हो, कोई विवाद भी ना हो, लेकिन अगर वो अवैध कॉलोनी का पार्ट है तो उस पर पास नहीं होगा। हाँ, आपकी अपनी जमीन है, सड़क पे आ रही है, तो कोई ऐसा नहीं कि अवैध कॉलोनी के पार्ट है। आप 1-2 टुकड़े अपने भाइयों में कर लिए तो भी ऐसी कोई बात नहीं है। या बहुत बड़ी लैंड है जिसके अवैध कॉलोनी नहीं है, किसी बिल्डर ने खरीद लिया, मान ली 100 एकड़ भी हो सकती है, तो वो अवैध कॉलोनी नहीं है, वो तो उसके लिए पास कराएगा लैंड यूज के अनुसार, वो पास हो जाएगा। लेकिन इंटेंशनली कोई प्लॉटिंग कर दी गई जिसका लेआउट पास नहीं है, वो होगा तो नक्शा पास नहीं होगा। तो एक बार फिर कर देते हैं, जमीन में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क सामने होनी चाहिए, लैंड यूज परमिट करना चाहिए, और अगर लेआउट स्वीकृत है तो कोई बात नहीं है। अगर स्वीकृत नहीं है तो जो जमीन आप खरीदना चाह रहे हैं वो किसी अवैध कॉलोनी का या अवैध रूप से उपविभाजित किए गए भूखंडों का पार्ट या हिस्सा नहीं होना चाहिए।